नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं जिसमें कि साथियों आपको न्यू सिलेबस के अनुसार 15 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक के 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पिछले 7 वर्षों का विश्लेषण चार्ट भी मिलने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आप पता कर सकते हैं कौन सा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। कहा गया है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है। बताना है यह कथन किनका है। ऑप्शन है गेट्स, काल्विन, सीई स्किनर या फिर प्रेसी। तो ध्यान रखना साथियों, यह गेट्स का कथन है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या फिर कौशल विकास। देखिए, मान लो या आप में कोई क्षमता है, जैसे मान लो मुझ में पढ़ने की क्षमता है और इस क्षमता का विकास करना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कौशल विकास। क्या होता है? कौशल विकास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। ऑप्शन है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है या फिर अपने जन्म से ही। तो ध्यान रखना साथियों, कोई भी बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो अधिगम है वह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक आपका जो सीखने की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर लिए हैं। मतलब यहाँ पर आपको इजी प्रश्न, ठीक है, और मीडियम और हार्ड सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध या फिर विषय और बच्चे में संबंध। तो साथियों ध्यान रखना आप लोग, रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में क्या क्या शामिल है? बच्चे और शिक्षक में संबंध है, बच्चे और समाज में संबंध है और विषय और बच्चे में संबंध है। लेकिन शिक्षक और विषय में संबंध सम्मिलित नहीं है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट अवश्य करें। चलिए, कहा गया है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। इजी प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? बताना है व्यक्ति के विकास के संबंध में कौन सही नहीं है।
यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। बिल्कुल सही है भैया। वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है, सही है। फिर क्या है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो नहीं। विकास के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उन्हें देखा और मापा नहीं जा सकता, ठीक है। केवल देखा ही मतलब ऐसे आप देख सकते हैं लेकिन उन्हें माप नहीं सकते। ओके, तो ये जो कथन है ये गलत है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या फिर तीव्र समायोजन। तो देखिए साथियों, किशोर अवस्था में जो तीव्र समायोजन है ये विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो समस्या है किशोर अवस्था में, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा है थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्पना शक्ति को या फिर बच्चे की आत्मविश्वास को। देखिए थकावट और बीमारी भैया बच्चे को प्रभावित तो करते हैं, चाहे वो कोई भी विकास हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से बताना है किसको प्रभावित करते हैं। तो भैया मुख्य रूप से करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या फिर मनोवृत्ति का नियम। देखिए साथियों, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो इन 3 में से यहाँ पर देख लो कौन सा है। तो भैया यहाँ पर है अभ्यास का नियम, जो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? बताना है इन 4 में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। आंसर जरा सोच समझ कर देना। प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, जो अधिगम परिस्थिति है यह अधिगम में अवरोधक नहीं होती, बल्कि भैया अधिगम परिस्थिति तो अधिगम में सहायक होती है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जीवन से ना जोड़ना या फिर प्रेरणा का अभाव, ये अवरोधक होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। देखिए प्रश्न में कहा गया था क्या सही नहीं है। तो देखिए भैया जो समायोजन है यह संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है और समायोजन की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति है वह तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। ये तो भैया सही है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जो कथन है वह सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। क्या कहा गया है? समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, यह सभी क्या है? समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? टर्मन ने, स्पीयरमैन, ठीक है, गिलफोर्ड या फिर बिने ने। देखिए भाई लोग आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना? यदि आपसे पूछा जाए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो भैया वो दिया अल्फ्रेड बिने ने। और द्विकारक और त्रिकारक की जब बात की जाए तो वो दिया है स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बी के साथ जाएगा।
और जो हमारे गिलफोर्ड महोदय हैं इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और कोई सुझाव है आपका तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। क्लास पसंद आए हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।